नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अम्बुज मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आज हम जो है अपने इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और क्यों है, कैसे हो सकता है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे हम। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिएगा हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ चुनाव। यहाँ पर इन 3 बातों पर पहले हम चर्चा करेंगे। अवधारणा, आवश्यकता और इसकी जो चैलेंजेस हैं, इसकी क्या यहाँ पर इसको लागू करने में क्या चैलेंजेस आएँगे, कौन-कौन सी ऐसी हमारे पास चुनौतियाँ होंगी। तो इनको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अवधारणा, अवधारणा यानी कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने का विचार है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक साथ चुनाव की अगर बात की जाती है, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात की जाती है देश में, तो इसका मतलब है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का विचार है। बाकी के चुनावों को क्यों नहीं करा सकते, इस बात पर चर्चा हम अभी आगे करेंगे वीडियो में। आवश्यकता क्या है इस चीज़ की? इस चीज़ की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि लगातार चुनाव चलते रहने से, जैसे यहाँ पर आप देखने लिखा हुआ है, लगातार चुनाव चलते रहने से विकास प्रभावित होता है। सीधी-सी बात है, कैसे होता है अभी देखेंगे आगे। और एक साथ चुनाव कराना आर्थिक व प्रशासनिक तंत्र की दृष्टि से भी बेहतर है। अगर देश में एक साथ चुनाव हो जाते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से इस ऐसे बेहतर होगा कि जो व्यय है, बहुत ज़्यादा व्यय आता है, कैसे क्या होता है अभी देखेंगे, वो बचेगा। प्रशासनिक तंत्र ये है कि यहाँ पर जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो सभी हितधारक होते हैं इलेक्शन से जुड़े हुए, उन सभी को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। चैलेंजेस हमारे सामने क्या होंगे? चैलेंजेस ये होंगे कि जो है सदनों का जो कार्यकाल है, वो पूरा होने से पहले ही अगर सरकार गिर जाती है, तो यह क्रम टूट जाएगा, ठीक है? ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो एक चैलेंज ये है कि राष्ट्रीय दल जो हैं, जो राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी हैं, जो बड़े-बड़े राजनैतिक दल हैं, उनको अनुचित लाभ मिलेगा। उनको कुछ ऐसी चीज़ों का भी लाभ मिल जाएगा जो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास है अवधारणा, आवश्यकता और हमारे चैलेंजेस क्या होंगे। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एक न्यूज़ पर चर्चा डाल करते हैं, एक न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। अभी नवंबर 2020 में जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए नवंबर-दिसंबर में, तो उस पर काफ़ी सभी का ध्यान रहा। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो केंद्रित था, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा पूरी दुनिया में। लेकिन हम लोगों ने एक बात पर बहुत कम ध्यान दिया होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के साथ-साथ, अमेरिका में जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ वहाँ पर जो है अ, अमेरिकी कांग्रेस, ठीक है? किसका? अमेरिकी कांग्रेस। कांग्रेस मतलब जैसे हम यहाँ पर संसद बोलते हैं, वैसे वहाँ पर कांग्रेस बोलते हैं। और उसका जो उच्च सदन है जिसको बोलते हैं सीनेट, क्या बोलते हैं? सीनेट। जैसे कि भारत में संसद के उच्च सदन को राज्यसभा बोलते हैं, वैसे अमेरिका में कांग्रेस के उच्च सदन को सीनेट, अपर हाउस को सीनेट कहते हैं। और निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे यहाँ लोकसभा बोलते हैं, वैसे वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी इलेक्शन वहाँ पर हुए राष्ट्रपति के चुनावों के साथ-साथ। इतना ही नहीं, 11 राज्यों के गवर्नर और उन राज्यों की कांग्रेस के लिए भी चुनाव हुए। कांग्रेस का मतलब यहाँ पर आप संसद से समझिएगा, विधानमंडल से समझिएगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यानी कि केवल केंद्र में ही नहीं, राज्य की विधानमंडलों के चुनाव और राज्यों के गवर्नर के भी चुनाव एक साथ हुए। तो अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का चुनाव, सीनेट का चुनाव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव, गवर्नर्स का चुनाव और राज्य में कांग्रेस का चुनाव, ये सारे चुनाव एक साथ हुए। तो अमेरिका में यही प्रक्रिया जो है वो लागू रहती है कि हर दूसरे साल फेडरल का मतलब है कि संघीय कांग्रेस, यानी कि जो अमेरिका की जो केंद्रीय संसद है, फेडरल कांग्रेस तथा विभिन्न राज्यों के गवर्नर और कांग्रेस के इलेक्शन 2 साल में होते हैं और हर 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 2 साल में वो चुनाव होता है, उसके बाद दूसरे साल यानी कि चौथे साल में राष्ट्रपति के चुनाव को भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तो अगर हम जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात करें, जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव,
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव, ये एक साथ अगर हों, ठीक है? तो यही प्रक्रिया अमेरिका में इस तरह की ही प्रक्रिया लागू है। तो कह सकते हैं कि अमेरिका जो है लगभग एक साथ चुनाव, जो एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रारूप को लागू करता है। इसमें कोई दो राय नहीं, इस चीज़ को वो लागू करता है, ठीक है? तो अब भारत में ये चीज़ कैसे हो सकती है? भारत में क्या इसकी आवश्यकता है? कौन-कौन से यहाँ पर चैलेंजेस होंगे? ठीक है, वो सारी बात यहाँ पर हम जो है वो करेंगे, देखते हैं। भारत में अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि बीते 1 दशक से, ठीक है, इस पॉइंट को पढ़िएगा कि बीते 1 दशक से भारत में भी ऐसे ही मॉडल पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की मांग की जा रही है। लगभग यानी पिछले 10-12 सालों से ये मांग हो रही है कि इलेक्शन का जो मॉडल है वो ऐसा बने कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएँ। और जो वर्तमान की सरकार है, ये जो है वो 2014 से ही अपने पहले कार्यकाल से इस पर सहमति बनाने में प्रयासरत है, राजनीतिक दलों से हो या फिर वो प्रशासनिक ढाँचा हो, ठीक है? संवैधानिक व्यवस्था हो, इन चीज़ों को वो दायरे में लाकर या फिर कह सकते हैं इन चीज़ों पर वो सहमति बनाने में प्रयासरत है 2014 से ही। और इसका एक एग्ज़ाम्पल ये देखेंगे कि हाल ही में अभी 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया गया है, उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, उस आवश्यकता का उन्होंने जिक्र ज़रूर किया, मोदी जी ने अपने भाषण में। ठीक है, तो ये इसका यानी कि एक कॉन्सेप्ट था। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो है भारत में कैसे संभव हो सकता है, ठीक है? ये भारत में कैसे संभव हो सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा, पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव कॉन्सेप्ट क्या है? अवधारणा क्या है? एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के तहत भारत का संविधान महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से एक निर्धारित कार्यकाल का प्रावधान करता है। जो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जो भारत का संविधान है, वो महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, राज्यों के विधानमंडल, उसमें चाहे विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, संसद में लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, इन सभी के चुनावों का वो जो है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इनके लिए करवाता है, ठीक है? वो होते हैं और एक निश्चित कार्यकाल का भी प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। भारत में देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। संसद के 2 सदन हैं, एक आपका लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हैं, एक आपका क्या है, एक यहाँ पर लोकसभा है और एक आपकी राज्यसभा है, ठीक है? लोकसभा का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष चुनावों पर आधारित होते हैं, यानी कि जनता जिसमें सीधे भागीदारी करते हैं जिन चुनावों में, वो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया और ये लोकसभा का चुनाव है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यही व्यवस्था हमारे यहाँ राज्यों के विधानमंडल पर भी लागू होती है। विधानसभा जो है उसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होता है। और अगर बात विधान परिषद की जाए तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। विधान परिषद जरूरी नहीं सभी राज्यों में हो, जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरह से होता है और विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। इन सभी चुनावों का जो है उसका कौन करवाता है, वो किसके डायरेक्शन में होते हैं, कौन-सी संस्था उसको करवाती है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है? जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग, जिसकी बात संविधान के अनुच्छेद 324 में की जाती है, ठीक है? उसके द्वारा इस एक संस्था जिसका नाम है भारत निर्वाचन आयोग, इस संस्था के द्वारा ये सभी चुनाव भारत में करवाए जाते हैं, ठीक है? ये एक इंट्रो था कि कौन-कौन से चुनाव कैसे होते हैं। बाकी एक चुनाव आपके यहाँ होता है स्थानीय स्वशासन का भी चुनाव होता है। स्थानीय स्वशासन यानी कि अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं पंचायती राज वगैरह चुनाव, ठीक है? स्थानीय स्वशासन जो लोकल गवर्नेंस है जिसमें आपका ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, ये जो सब चुनाव होते हैं, ये चुनाव भी प्रत्यक्ष होते हैं, इनमें कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं। लेकिन इनकी जो है वो भूमिका प्रत्यक्ष चुनावों की ही इम्पोर्टेंट है, इनकी ये महत्वपूर्ण है। और ये चुनाव राज्यों के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। किसके द्वारा करवाए जाते हैं?
तो ये चुनाव राज्यों के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये वहाँ यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। राज्य का निर्वाचन आयोग जो है वो स्थानीय स्वशासन यानी जो पंचायती राज या नगर निगम जो चुनाव हैं वो करवाता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये जो इतने सारे इस यहाँ पर लिखे हुए थे, ये सारे चुनाव कौन करवाता है? तो ये सारे चुनाव करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो एक बात लिखी है हमने पहले ही आपसे बोली थी, इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक साथ चुनाव का तर्क दिए जाने की प्रक्रिया में लोकसभा और विधानसभाओं को शामिल किया जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, इसमें जो है ना लोकसभा और राज्यसभा की ही बात की जा रही है। राज्य चुनाव आयोगों की संख्या जो है ना वो बहुत अधिक है। वह सभी अलग-अलग चुनावी प्रक्रिया का पालन करते हैं। ठीक है? वह लोग जो हैं वो सभी अलग-अलग चुनावी प्रक्रिया का पालन करते हैं। अतः इन चुनावों को अन्य चुनावों से जोड़ना या एक साथ कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात अगर होती है, तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को शामिल किया जा रहा है। स्थानीय चुनावों को यहाँ पर हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। बहुत सारे राज्य, बहुत सारे चुनाव आयोग और वो अलग-अलग तरह की चुनावी प्रक्रिया का वो लोग पालन करते हैं। तो ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और ये नैतिकता भी नहीं है। ठीक है? इसको नैतिकता के हिसाब से भी नहीं इसको हम लोग मान्य कर सकते। हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह जो प्रक्रिया है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, एक साथ एक चुनाव की प्रक्रिया 1951-52 यानी कि पहली लोकसभा से लेकर चौथी लोकसभा यानी कि 1967 तक। ठीक है, कब से कब तक अगर आपने ध्यान दिया तो 1951 से लेकर 1900 कब तक 67 तक। ठीक है, इन 4 लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो एक साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रचलन में रही थी। यानी पहली लोकसभा से लेकर चौथी लोकसभा तक देश में लोकसभा और विधानसभा को चुनाव एक साथ एक ही दिन होता था। यह प्रक्रिया टूट गई। यह प्रक्रिया कैसे टूट गई और कब टूट गई? 1968 व 69 में कई सारी विधानसभाओं का समय से पहले ही विघटन हो गया। विघटन का मतलब क्या? डिसॉल्व हो जाना। विधानसभा अपने कार्यकाल, जैसे आप जानते हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो उससे पहले ही वो खत्म हो जाए, विघटित हो जाए किसी भी रीज़न से। रीज़न क्या हो सकते हैं वहाँ पर अभी चर्चा में इसको हम नहीं शामिल करेंगे। 1971 में क्या हुआ कि लोकसभा का समय से पहले विघटन हो गया। 68 और 69 में कई सारी विधानसभाएं समय से पहले डिसॉल्व हो गई, विघटित हो गई। और 71 में लोकसभा ही समय से पहले विघटित हो गई, उसका कार्यकाल जो है वो समय से पहले टूट गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो एक साथ चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी 1952 से लेकर 1967 तक, यह प्रक्रिया टूट गई, बाधित हो गई। ठीक है, यह प्रक्रिया टूट गई। उसके बाद से फिर 1968-69 के बाद से भारत में ये जो है इतना ज़्यादा वेरिएशन हो गया, इतना ज़्यादा समस्याएं हो गई कि ये प्रक्रिया दोबारा अभी अस्तित्व में नहीं आ पाई है। इसकी मांग जरूर हो रही है काफ़ी दिनों से। तो देखते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। एक साथ चुनाव कराए जाने की जो है वो आवश्यकता क्या है भारत में, इस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि वर्तमान में जो है हर वर्ष लगभग 3 से 4 बड़े राज्यों के चुनाव होते रहते हैं। हर वर्ष 3 से 4 बड़े राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि 2019 में जो 17वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ अभी 2019 में, उस लोकसभा चुनावों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा व अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव भी हुए। और फिर जस्ट अक्टूबर 2019 में क्या हुआ? महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव आ गए। अक्टूबर 2019 खत्म ही हुआ था कि दिसंबर 2019 में झारखंड विधानसभा के चुनाव आ गए थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से चुनावी प्रक्रिया में जो जुड़े लोग होते हैं, यहाँ पर जैसे देखेंगे आप, लिखा हुआ है कि इस चुनावी प्रक्रिया अगर ये चीज़ें होती रहती हैं कि लगातार चुनाव होते जा रहे हैं, तो इस चुनावी प्रक्रिया से जुड़े जो सभी हितधारक हैं, हितधारक का मतलब जो लोग उसमें लगते हैं चुनावों में, जैसे संघ राज्य की सरकारें हो गई, निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारी हो गए, मतदाता हो गए, राजनीतिक दल व उनके प्रत्याशी हो गए, सभी को इन चीज़ों का जो है सामना, समस्याओं का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, क्या समस्या का सामना कैसे करना पड़ता है? केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो एक इलेक्शन मोड में ही आ जाती है। ठीक है, उसकी सारी जो प्रायोरिटी है ना वो इलेक्शन पर हो जाती हैं। चुनावों को कैसे संपन्न कराया जाए, पहली चीज़ तो वो प्रशासनिक दृष्टि से अच्छे चुनाव हो जाए। ठीक है, और लोगों में अच्छा मैसेज जाए। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस सरकार के पास होते हैं। निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारी, ठीक है, वो चाहे वो
शिक्षक हों, ठीक है? वो चाहे प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के शिक्षक हों या फिर वो सुरक्षाकर्मी हों, अन्य लोग हों, ठीक है? जो भी हो, तो बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर लगाए जाते हैं। मतदाता वोटर्स जो है हर साल 1 साल अभी हुआ ही था कि फिर चुनाव आ गया, फिर पूरे देश में एक चुनाव का माहौल बन गया। राजनैतिक दल, प्रत्याशी सभी अपनी-अपनी जो है क्षेत्र की समस्याओं का सामना करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चुनाव के समय जब चुनाव आते हैं तो क्या होता है, चुनाव के समय जो आचार संहिता लगती है, अक्सर जो है आचार संहिता जो लग आदर्श आचार संहिता, इससे क्या होता है कि सभी विकास कार्य बाधित होते हैं। वो चुनाव से कुछ समय पहले और चुनाव के कुछ बाद तक सारे विकास कार्य रुक हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं, ठीक है? और क्या लिखा है, एक सरकारी जो है चुनावी मशीनरी है, जो यानी कि जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है? इसको भारी व्यय का वहन करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है कि जो 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें लगभग जो है 3870 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था और 2019 के चुनावों में यह व्यय लगभग बढ़कर दोगुना हो गया था। ठीक है, हज़ारों करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा होता है केवल एक बार चुनाव करवाने में। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये व्यवस्था जो है बहुत ही लंबी और खर्चीली व्यवस्था है। जो ये वेरिएशन में इलेक्शन होता है, डिफरेंट समय पर इलेक्शन होते रहते हैं। ये व्यवस्था बड़ी ही एक जो है खर्चीली व्यवस्था है। और यहाँ पर जो है समस्या क्या आती है, सुरक्षा कर्मियों की जो है वो तैनाती। एग्जाम्पल देखा जाए तो जो लोकसभा 2014 में इलेक्शन हुए थे उसका आंकड़ा है कि 1 करोड़ से अधिक सुरक्षा कर्मियों को पूरे देश में तैनात किया गया था। ठीक है, जो अर्धसैनिक बल वगैरह हैं, 1 करोड़ से अधिक उनको यहाँ पर जो है वो सारे मिलाकर अर्धसैनिक बल हैं या फिर राज्यों के पुलिस बल हैं, तो लगभग 1 करोड़ से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता है। लगातार चुनाव होते रहने से क्या होता है, जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, लोगों का जो है वो जनजीवन अस्त व्यस्त होगा और इससे क्या होता है कि आवश्यक वस्तुओं का आवागमन प्रभावित होता है, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि कई ये जो चुनाव होते रहते हैं, तो कई बार यहाँ पर ध्रुवीकरण भी होता है। संप्रदाय, जाति, भाषा जैसे संवेदनशील जो मुद्दे हैं, उनके सहारे राजनैतिक दल जो हैं, वो मतदाताओं को घेरते हैं और इससे क्या होता है, इन चीज़ों से लगातार जो चुनाव होते रहते हैं और ये संप्रदाय, जाति, भाषा, इन चीज़ों में लोग उलझते रहते हैं, तो ये समाज में एक विष घोले जाने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि चुनावों की बारंबारता यानी कि कम से कम चुनाव हों और इस चीज़ को ही ध्यान में रखकर एक साथ एक चुनाव, एक राष्ट्र, एक चुनाव के मुद्दे पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास किया कि आवश्यकता क्या है, तो हर साल चुनाव होते रहते हैं कई सारे राज्यों के, उससे जुड़े हितधारक, कर्मचारी, सरकारें, मतदाता, राजनैतिक दल सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आचार संहिता लग जाती है, सभी विकास कार्य बाधित होते हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जैसे विधानसभा का चुनाव आ जाए अगर 2-3 महीने बाद, तो होता क्या है कि 6-7 महीने उस राज्य में कोई भी विकास कार्य होगा ही नहीं, सब कुछ ठप पड़ा रह जाएगा। खर्च, सबसे बड़ी समस्या खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, ठीक है? लगातार चुनाव होते रहने से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त होता है, ठीक है? जो एक सामाजिक और एक जो परिवेश है वो बाधित होता है, ठीक है? ये सारी समस्याएँ यहाँ पर आती हैं। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे करा सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है, अगर मान लीजिएगा आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवहारिक है? हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर हम कहें हाँ हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है या कैसे व्यवहारिक है? है तो कैसे? ठीक है? तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि सबसे पहले राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल में एकीकृत करना होगा। यानी कि विधानसभाओं का कार्यकाल जो है वो लोकसभा के कार्यकाल के बराबर में लाना होगा, उसको एक करना होगा। ठीक है? अब ये कैसे किया जा सकता है? ठीक है? ये कैसे किया जा सकता है? तो जैसे कि है कैसे कर सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का कार्यकाल जो है वो 2 साल तक कम करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। अब लोकसभा जो है ख़त्म होगी जाके आपकी कब 24 में, पश्चिम बंगाल के चुनाव भी 2021-22 में हो रहे हैं, 2021 में। तो ये क्या है, ये क्या करना होगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों का कार्यकाल कम करना होगा और कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा 2 साल तक। जैसे उत्तर प्रदेश, भाई लोकसभा के चुनाव भारत में 2024 में होंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव कब होगा, अभी 2022 में होगा, फिर जाके कब होगा, 27 में होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इनको एक करना होगा, घटाना बढ़ाना होगा। लेकिन ऐसा एक बार में कर पाना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाना या घटाना होगा
और ऐसा एक बार में कर पाना संभव नहीं है, ठीक है? ऐसा एक बार में कर पाना संभव नहीं है और यह संविधान व राजनीतिक नैतिकता के भी खिलाफ होगा, ठीक है? अगर आप एक साथ सारे विधानसभाओं सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ घटा-बढ़ा दें, तो ये एक संविधान के लिए भी एक जो है जो संघीय संविधान है, जो देश की जो व्यवस्था है उसके लिए भी एक खतरा हो सकता है और ये नैतिकता के खिलाफ भी होगा। तो ज़रूरी क्या होगा फिर इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लाना होगा। क्या करना होगा? इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लाना होगा, यानी कुछ 1-1, 2-2, 3-3 राज्यों को 2-2, 3-3 राज्यों को साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है? और इसके लिए केंद्र सरकार व सभी हितधारकों के साथ आम सहमति बनानी होगी। हितधारक मतलब मुख्यतः जो है वो विपक्षी दल, राजनीतिक पार्टियाँ, ठीक है? निर्वाचन आयोग, कोर्ट वगैरह हैं या फिर और भी इस तरह के जो प्रशासनिक तंत्र हैं, उन सभी को साथ में लेकर एक आम सहमति बनानी होगी और चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को लाना पड़ेगा, ठीक है? ये एक दूरगामी व्यवस्था होगी, समय लगेगा इस पे, लेकिन अगर इस तरह से काम होता है, तभी इस व्यवस्था को व्यावहारिक रूप में लाया जा सकेगा, अन्यथा ये जो है समस्या दे देगा। चैलेंजेस क्या आएँगे हमारे पास, ठीक है? कौन-कौन सी चैलेंजेस आएँगे? अगर एक साथ चुनाव हम लोग करवा लेते हैं, अगर सरकारें एक साथ चुनाव करवा लेती हैं, तो क्या-क्या आएँगी चुनौतियाँ? जैसे लिखा है किसी राज्य या कई राज्यों की केंद्र सरकार इस पॉइंट को पढ़ेंगे, किसी राज्य या कई राज्यों या केंद्र की सरकार के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही सरकार गिर जाए। जैसे लोकसभा सरकार है, लोकसभा में जो सरकार केंद्र सरकार है और लोक स सरकारें तब चलती हैं ये जब सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है? लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चलते हैं। यानी कि जब तक लोकसभा और विधानसभाओं में सरकारों का विश्वास है, तब तक वो सरकार में बने रहेंगे। विश्वास नहीं होगा, सरकारें गिर जाएँगी। तो कई बार ऐसा होता है और यही होने के कारण 1967-68 में यही हुआ था, इसी वजह से यह प्रक्रिया टूट गई थी। अगर इसी प्रकार से बीच में होता है कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार गिर जाए, 3 राज्य मान लीजिएगा 5 विधानसभाएँ हैं और 1 लोकसभा है, ठीक है? और इनमें से किसी एक राज्य की विधानसभा जो है वो विघटित हो गई समय से पहले, सरकार गिर गई, तो बाधित हो जाएगा, चक्र टूट जाएगा या लोकसभा ही विघटित हो जाए, केंद्र सरकार गिर जाए, तो क्या होगा? फिर से ही आगे-पीछे हो जाएँगे, फिर से ये प्रक्रिया टूट जाएगी, ये क्रम टूट जाए गिर जाएगा। दूसरा चैलेंज क्या है? राष्ट्रीय दलों को अनुचित लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय दलों को अनुचित लाभ मिलने का मतलब यह है यहाँ पर, जो राष्ट्रीय राजनैतिक दल हैं, जो बड़े-बड़े जो दल हैं, उनकी राष्ट्रीय अपील व उनके संसाधन उनके पास अधिक हैं। वो लोगों तक ज़्यादा आसानी से पहुँच पाते हैं, ठीक है? जैसे आप भाजपा और कांग्रेस की बात कर लीजिएगा, ठीक है? भाजपा और कांग्रेस पूरे देश में आसानी से पहुँच जाती है या उसका जो पूरे देश में उसका नाम चलता है। लेकिन अगर अभी आपसे जैसे कि बहुत उत्तर प्रदेश में सैकड़ों छोटी-छोटी पार्टीज़ हैं। सपा, बसपा तो फिर भी बड़ी पार्टी है, बसपा तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में आती है। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियाँ इसके अलावा छोटी-छोटी पार्टी हैं। क्या उनका अस्तित्व कहीं प्रदेश में और कहीं होता है? कहीं आपको नाम सुनने में आता है? भारत में ही उत्तर प्रदेश में ही आपके उन्नाव जिले या कानपुर में ही कई सारी ऐसी पार्टियाँ होंगी। तो ये क्या है ना कि जो बड़े दल होंगे ना, इनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। उनका जो बड़प्पन है या फिर जो उनके पास संसाधन अधिक हैं, वो ज़्यादा जगह पर फैले हैं, इस चीज़ का उनको लाभ मिल जाएगा, ठीक है? छोटे दल जो है पीछे रह जाएँगे। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पर लिखा है कि 5 वर्षों में नेता जितने बार जनता के सामने जाएँगे, उतने ही उत्तरदायी बनेंगे। होता है कि अगर नेता जो है 5 साल में केवल 1 ही बार आपके दरवाजे आते हैं, आपके क्षेत्र में आते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल कम होंगे थोड़ा। लेकिन जब उनको ये पता है कि अब अगले साल फिर चुनाव है, हमें फिर अगले साल जाना है, आपके गाँव, आपके क्षेत्र में आना है, फिर हमें 2 साल बाद आपके चुनाव में आना है, क्षेत्र में आना है इलेक्शन को लेकर, तो वो थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। इस चीज़ को भी हम यहाँ पर जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि लगातार चुनावों से कई अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होते हैं, ठीक है? तो ये एक आर्थिक महत्व की घटना भी है, ठीक है? यह महत्वपूर्ण है कि चुनावों का आयोजन एक आर्थिक महत्व की घटना भी है। लगातार चुनाव होने से कई रोजगार भी सृजित होते हैं और इन छोटे-छोटे लाभों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए जैसे कि राष्ट्रीय दलों को अनुचित लाभ मिल जाना, 5 वर्षों में ये नेता जितने बार ज़्यादा आते हैं, उतने बार रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी बनते हैं। लगातार चुनावों से कई अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होते हैं, तो ये कुछ छोटे-छोटे लाभ हैं और इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी साथ में लेना होगा। समस्या क्या है फिर? आगे की राह क्या हो सकती है? ठीक है, कैसे अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि अब जैसे कि कहते हैं ना कि
प्रक्रिया अच्छी भी है, ठीक है, प्रक्रिया क्या है, अच्छी है, लेकिन लागू करते हैं तो ये क्या है, कुछ खराब भी है। तो कोई अच्छी चीज़ केवल इस वजह से ना लागू की जाए कि वह कुछ समस्याएं भी दे जा सकती है, तो ये अपने आप में एक तर्कसंगत बात नहीं है। ठीक है, कोई जैसे अच्छी व्यवस्था है, कोई अच्छा नियम, कोई अच्छा कानून है, तो उसको ला रहे हैं, और उसको लाने के अगर उसको ना लाएं, ना लाने के पीछे यह रीज़न देते हैं कि इसमें कुछ एक आध समस्याएं होंगी, तो ये जो है तर्कसंगत नहीं होता है। तर्कसंगत बात ये है कि उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को कैसे लागू करें कि जो उसकी समस्याएं हैं वो जो है रोड़ा ना बने। तो भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव की धारणा बने रहना कठिन है, कठिन ही नहीं बहुत कठिन है। इतने सारे राज्य, ठीक है, और इतने सारे यहाँ पर जो है इतने सारे परिवेश, तो इनमें इस चीज़ को थोड़ा रख पाना कठिन होगा। लागू करने से पहले क्या करना होगा, सरकार को सभी हितधारकों, विशेषतः राजनीतिक दल, मैंने पहले ही कहा था, विशेषतः राजनीतिक दल की सहमति बनानी होगी। जो विभिन्न पार्टियां हैं उन सभी की सहमति बनानी होगी, और आवश्यक था संवैधानिक व वैधानिक परिवर्तन भी करने होंगे। वैधानिक संवैधानिक परिवर्तन यानी कि हो सकता है इसमें संविधान में संशोधन करना पड़े, नियमों और कानूनों में परिवर्तन करना पड़े, तो जो आवश्यक चीज़ें हों वो करनी होंगी। संविधान, विधि, तर्क और भावनाओं को भी उचित सम्मान दिया जाना अनिवार्य होगा, दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के एक राष्ट्र एक चुनाव एक अच्छी अवधारणा है, एक अच्छा व्यवस्था, एक अच्छा सिस्टम हो सकता है, बशर्ते यहाँ पर जो है कई सारे हमारे पास चैलेंजेस भी होंगे। उन चैलेंजेस को आम सहमति, ठीक है, संवैधानिक व वैधानिक परिवर्तन, इन सभी चीज़ों के साथ जोड़कर अगर इस चीज़ को लागू करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह जो है प्रक्रिया हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर क्या क्या हो सकता था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी कि अवधारणा क्या थी, आवश्यकता क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा ये जो चर्चा हम कर रहे थे, टॉपिक क्या है हमारा, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आप समर्थन ज़रूर करिएगा, इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, चर्चा कैसी लगी आपको, बातें कुछ आपके समझ में आई या सही हैं या नहीं हैं। जो भी है आप अपने सुझाव जो है कमेंट में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं हम लोग इसी तरह किसी अगली अपनी चर्चा में। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और ठीक है, मिलते हैं अगले अपने वीडियो में। जय हिंद साथियों।